जबरदस्त सवाल। सुबह मैंने ये देखा क्लास में आने से पहले, पिछली क्लास से पहले ये करवाना है सवाल, तो तबीयत ऐसे हरी भरी हो गई, फ्रेश हो गई, खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मेरी, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ ही था जो हमने पढ़ा हुआ। तो ये नहीं कि मुश्किल सवाल देख के मुझे, हाँ मैंने ये ना पढ़ाया होता सब कुछ तो सवाल पर्चे में ये आ जाता, मैं देखता तो मुझे बिल्कुल खुशी ना होती। ये ना समझे कि मैं आपको दुख दे के खुश हो रहा हूँ, लेकिन इस बात की खुशी हुई कि हमने पढ़ भी लिया और ये सवाल करने लगे, इसमें सब कुछ रिवाइज हो जाएगा आपका, ये खुशी थी। ठीक है, तो क्वेश्चन ओपन करें। इतना फॉर्मेट तो आप लोगों ने बना ही लिया होगा। भाई पहले क्या कर रहे थे, वेले बैठ के बातें क्यों करते हैं आप लोग? फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू अल्फा ट्रेडर्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 17। पॉइंट नंबर 1, 60% गुड्स आर सोल्ड फॉर कैश। मुबारक हो, आज कैश सेल्स भी हैं एट लिस्ट प्राइस। ये घर जाके देखना आपने, ये थोड़ी सी एक वर्किंग एंड पे मैं छोड़ दूंगा, पिछली क्लास में भी छोड़ दी थी, ताकि कल जब मंडे को जब उनके साथ डिस्कस करूं तो आपके साथ भी हो। ठीक है ना, पहली क्लास डिटरमिन करती है कि हमने कितना पढ़ना होता है। ये पहली क्लास के अंदर ही फॉर्मेट, फिर मैं जो काम आपने दोबारा करना है मैं वो कर लेता हूँ, बस इतना सा फर्क होता है। तो मैं इसीलिए 5-10 मिनट दे के आपको कि ये फॉर्मेट वगैरह तो आप बना लें, पर आप बातें करते रहते हैं। 60% गुड्स आर सोल्ड ऑन कैश टू चलते हुए अंदर की तरफ कस्टमर्स एट लिस्ट प्राइस। रिमेनिंग गुड्स आर सोल्ड टू कॉर्पोरेट कस्टमर्स, कंपनीज को बेची हमने चीजें ऑन उधार एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2% ऑन लिस्ट प्राइस। दे ओनली पे थ्रू चेक्स। कौन? काउंटर वाले लोग। वो तो कैश सेल्स हो गई ना, काउंटर वाले। ये किसकी बात कर रहा है? तो पहली बात तो ये डिराइव हो गई कि सेल्स दो तरह की हैं। कैश सेल्स की एंट्री होती है कैश क्रेडिट, किसी ने बोला कैश क्रेडिट, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। दूसरा क्रेडिट सेल्स भी हैं, पता लगा। डेबिटर्स डेबिट, याद है इंट्रो? डेबिटर्स को डेबिटर कहते थे, बड़े हो गए अब आप लोग, आज आप पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे, है जी। तो डेबिटर डेबिट ऐसी किसी दिन क्वालिफाई कर जाएंगे, पढ़ा रहे होंगे खड़े हुए, और वो आपके स्टूडेंट आपको ऐसे ही तंग कर रहे होंगे जैसे आप लोग मुझे करते हैं तंग। हाँ, कि पास ना हो, अल्लाह ना करे या तंग। बेटा जो तुम तंग करते हो ना, तो इंशाल्लाह कर होगे भी सही। कोई मेरे उस्ताद कोई मुझे मिले तो मुझे पहली बात यही पूछते हैं, हाँ फिर तुम्हारे जैसे ही हैं सारे स्टूडेंट जैसे? मैं कहता हूँ बस जी आप लोगों की दुआएं ही हैं। बंदा लाभ दो मुझे। ओके चलें, ये दो बातों का पता लग गया आपको। यहाँ पे भी सेल्स लिख लें, यहाँ पे भी सेल्स लिख लें। ये तो पहली लाइन से ही पता लग गया, बाकी अब इस लाइन को घर जाके देखना क्या हुआ। हाँ, दे ओनली पे थ्रू चेक, ये बात भी जरा करते चलें। इसका मतलब डेटर्स पैसे चेक के फॉर्म में देते हैं, तो एंट्री क्या बनेगी? ठीक है, अभी मैंने वो पढ़ा नहीं ना पॉइंट। ठीक है, चले पॉइंट 1 को टिक ना करें, पर जितना मैंने आज करना है वो हो चुका। होमवर्क नया कोई नहीं दूंगा। कल एक लिस्ट बनाई थी क्वेश्चंस की, उस लिस्ट में अभी भी कोई सवाल रहता हो तो बेटा अब आखिरी चांस है आपके पास ये वीकेंड का। मैंने कल भी आपको होमवर्क नहीं दिया, मैं आज भी नहीं दे रहा। 3 दिन समझे हो गए आपको, ये बैकअप क्लियर करने के लिए मैं दे रहा था। छुट्टियों पे चले गए, रिजल्ट आ गया, सदमे से गुजर रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें, बस ये इसलिए ये टाइम दिया था। अब मंडे से ये ना हो गया आपका कोई बैकलॉग रहे। ठीक है, तो जो लिस्ट मैंने बनाई थी 14-15 सवालों की, उसमें शायद राहील वाला सवाल ही है जो अभी तक आपकी नजर करम से बचा हुआ है। तो उस पर ज़रा, कितने बच्चों ने 22वां सवाल कर लिया राहील? चले, बाकियों को भी अल्लाह तौफीक देगा, संडे आ गया तो आज वाला सवाल बस पूरा करना होगा। ये ऐड हो जाएगा उसके अंदर, करवा तो मैं रहा हूं। नया क्वेश्चन कोई होमवर्क में नहीं है। एंश्योर कीजिएगा हर एक क्वेश्चन जो हम अब तक कर चुके हैं, क्लास वर्क का है चाहे होमवर्क का है, उसमें कोई मसला आपको नहीं है। जो हो मंडे को पूछ लेना। ओके, शायद मंडे ट्यूसडे 2 दिन में मजीद सिंगल एंट्री पे चलूं, उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर की तरफ मूव कर रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको ख़त्म कर लें। मेन पोर्शन है, आना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगले टॉपिक्स को आसान कर देता है ये। और ग्रेड भी आपको बताया था
तीन टॉपिक्स हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, सिंगल एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ये तीन की ग्रेड 30 नंबर की है, सिर्फ तीन की ग्रेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। ओके, पॉइंट नंबर 1 हो गया जी। पॉइंट 2 में क्या है? बैलेंसेस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम 80s रिकॉर्ड्स। ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, इससे क्या करते हैं? लेजर्स बनाते हैं। और प्लीज ध्यान से, बल्कि ध्यान श्यान अब छोड़ें, एक और काम कर लिया करें, पक्का पक्का ओपनिंग क्लोजिंग ध्यान से एक बार देख के ना उस पर लिख लिया करें, ठीक है। अभी ओपनिंग कौन सा है? सज्जे वाला, खबे वाला? ओके, राइट वाला। 31 नंबर 16 इसके ऊपर लिख लें OP, और 31 नंबर 17 के ऊपर लिख लें CL। ना BD एंड CD लिखना, ओपनिंग क्लोजिंग लिखो, ठीक है जी। अब शुरू करते हैं। 3 दोस्त मैंने इकट्ठे रखे हुए थे, नंबर वार चलते जाएं। मैंने ओपनिंग क्लोजिंग भी नहीं मिटाए थे आज, मैंने कहा मैं क्यों दोबारा लिखूं, ठीक है जी। सबसे पहले फर्नीचर एंड फिटिंग्स, ओपनिंग 10175, क्लोजिंग का पता उसको कोई नहीं है, हमें भी फिलहाल कोई नहीं पता। ओके, नेक्स्ट स्टॉक इन ट्रेड इन्वेंट्री, सॉरी स्टॉक इन ट्रेड लिखना था, बहरहाल एक ही बात है, वर्किंग है ना हमारी, ठीक है। ओपनिंग 12300, क्लोजिंग 14500। ट्रेड डेटर्स ग्रॉस, भाई ये ग्रॉस वैसे ही लिख दिया मैंने भी, ट्रेड डेटर्स हमेशा ग्रॉस पे ही होते हैं। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो तो वो अलग अकाउंट बना करता है। कभी भी प्रोविजन देखें, एक्चुअल बैड डेट्स जो असल में लोग भाग गए हैं, रिटर्न ऑफ उनको कहते थे, डेटर क्रेडिट उनसे करते थे। जो एक्सपेक्टेड लॉस होता था उसको प्रोविजन के अकाउंट में अलग रखते थे, डेटर्स में से माइनस नहीं करते थे, डेटर के लेजर में से क्रेडिट नहीं करते थे, हाँ नेट करके शो करते थे बैलेंस शीट में, ठीक है। तो ग्रॉस ना भी लिखता तो हमें पता होता है ये ग्रॉस ही होते हैं। बहरहाल ट्रेड डेटर्स ओपनिंग 4400, क्लोजिंग 5900। प्रीपेड रेंट, रेंट का अकाउंट बना, कहाँ बना? ये बना, मैंने रेंट रेट एंड टैक्स लिख दिया था, बाद में इस तरह से जरूरत पड़ गई थी, ठीक है जी। वो जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप भी लिख लेंगे, फिलहाल सिर्फ आप रेंट भी लिख सकते थे। रेंट रेट एंड टैक्सेस मैंने जरा बाद के लिए, बाद में जब पेमेंट आई होगी तो आपको पता है रेंट रेट एंड टैक्सेस इकट्ठा लिखा होगा, तो मैंने कल की तरह से इसको इकट्ठा कर दिया। ओके जी, ओपनिंग 145, क्लोजिंग 180। उसके बाद कैश इन हैंड, ओपनिंग 750, क्लोजिंग 430। ट्रेड क्रेडिटर्स, ओपनिंग 8500, क्लोजिंग 9700। एक्रूड सैलरीज, सैलरीज एक्रूड मतलब पेबल 460 ओपनिंग, 310 क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग लिखे गए, कोई मसला? अगर बच्चों ने अभी तक नहीं इतना बनाया था तो उनके लिए पूरा 1 मिनट है, जल्दी कर लें ये काम। पता नहीं किस चीज का इंतजार करते रहे, सवाल लिखा हुआ था, मेरा इंतजार तो मैंने ये क्यों लिखा था कि ये काम तो आप खुद कर सकते हैं, ये तो कर लें। चलो असी साह कड़ लेंगे। और आहिस्ता आहिस्ता क्लास पूरी हो ही गई तकरीबन, अभी भी पूरी तरह पूरी नहीं हुई। मंडे से इंशाल्लाह सारे वापस आ जाएंगे, खुशी में जो छुट्टियां कर गए, गम में जो छुट्टियां कर गए, वो भी पूरे हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जब मंडे को आएंगे तो उनकी दिमाग घूम जाएगा, सिंगल एंट्री में क्या हो चुका, क्या हो चुका। आज वाला सवाल जब वो देखेंगे ना तो उनको कुछ समझ नहीं आएगी। इंशाल्लाह भी गए साथ, बड़ा गुस्सा मुझे उन पे। ये बना बना के ना लेके जल्दी कर। पॉइंट 2 क्लियर? अभी सिर्फ ये सैलरीज एक्सपेंस से लेजर तक बना है, अगले लेजर तो अभी एडजस्टमेंट आएंगी तो बनाएंगे उस वक्त, फिलहाल जितना कहा है उतना करें। चलें आगे।
यहां से देख के क्यों नहीं लिखते हो अपनी क्लोजिंग? पॉइंट नंबर 3, पढ़ने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो ज़बानी बात भी हुई थी, लेकिन आप कहेंगे नहीं हुई थी, मैं तो कहता हूं हुई थी, आप कहते हैं नहीं हुई थी बात, तो फिर हो रही है ना दोबारा, ठीक है? सुने एक छोटी सी एग्जांपल, सवाल से हट के है ये एग्जांपल। मैंने कहा था नो न्यू होमवर्क पिछले बच्चों को, ठीक है? नो न्यू होमवर्क, ये तो पुराना हो जाएगा ना सवाल आज करने के बाद। ओके, एग्जाम्पल है, यकम जनवरी 17 को हमने एक एसेट खरीदा 100 रुपए का, उसकी यूजफुल लाइफ थी 5 साल, हम उसको डेप्रीशिएट कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड पे, और 5 साल का मतलब 20% भी होता है, ऐसे ही है? आपको जरा ये बदल के एक और चीज ज़हन में आ गई, ज्यादा बेहतर, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, कंटिन्यू तो होना ही है मजीद 2 साल, 5 साल इस एसेट की यूजफुल लाइफ है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, यकम जनवरी 17 को खरीदा, इधर देखो, फिर नोट करना ना, समझ तो लो पहले जालमो। पहले साल के एंड पे 1 साल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ 20, WDV 80, अगले साल के एंड पे भाई स्ट्रेट लाइन मेथड है, फॉर्मूला रिपीट होता है, कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ 20, तीसरा साल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ, यूं कह लें ओरिजिनल कॉस्ट ओवर ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, हर साल यही फॉर्मूला लगता जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है, चौथा पांचवा भी ऐसे ही होना है, ठीक है? अब कैलकुलेटर जरा उठा लें, ये तो समझ आ रहा है ना सबको? कैलकुलेटर उठाएं और लिखें 100 डिवाइडेड बाय 5, यकम जनवरी 17 पे एसेट की कॉस्ट कितनी है ओरिजिनल, और इस दिन इसकी रिमेनिंग लाइफ कितनी है 5, तो 100/5 क्या आंसर आया? अब AC दबा के 0 कर लें। अब अगले साल के एंड पे आए, आपने लिखा हुआ है 100/5 20, अब जरा कैलकुलेटर पे लिखें 80, WDV है, रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 17 को कितनी, 18 को कितनी रह गई थी? साल के शुरू में ही कहते थे ना हम, ठीक है जी, क्योंकि ये 31 दिसंबर 17 तक डेप्रीशिएट हो चुका है, अब यकम जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18 तक होना है, तो रिमेनिंग लाइफ यकम जनवरी 18 पे रेलेवेंट होती है, जैसे रिवैल्यूएशन में करते थे, जैसे चेंज इन एस्टीमेट में किया था, जैसे इंपेयरमेंट में किया था, ठीक है? बहरहाल ओरिजिनल कॉस्ट ओवर यूजफुल लाइफ किया, या हमने किया WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ, आंसर पे कोई फर्क पड़ा नहीं। आगे बढ़ लो, चेक कर लो, आगे बढ़ लो, चेक कर लो, शेर बन गया जी। 100/5 करो, या WDV है 60, और कितने साल गुजर चुके? 2, डेप्रिसिएशन के वक्त 3 साल अभी बाकी हैं, तो इसका आंसर एंड सो ऑन। तो इसका मतलब कंक्लूजन ये ड्रॉ हुआ कि अगर हम ओरिजिनल कॉस्ट लिखें, बल्कि ओरिजिनल कॉस्ट को डिवाइड कर दें ओरिजिनल लाइफ से, या हम WDV को डिवाइड कर दें रिमेनिंग लाइफ से, तो दोनों का आंसर क्या आता है? लेकिन ये कौन से मेथड में? तो अगर मैं इसको रूल के तौर पे लिखना चाहूं तो मैं यूं कह सकता हूं, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ओरिजिनल कॉस्ट ओवर दिस WDV ओवर दिस विल गिव सेम डेप्रीसिएशन, ठीक है जी, यानी इनमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है? ये एक शॉर्टकट की तरफ लेके जाने के लिए मैंने आपको दोबारा याद करवाया। वैसे ये बात हुई है क्लास में, आई थिंक ये थोड़ी सी बात की थी मैंने कि स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो कॉस्ट बाय लाइफ कर दो या WDV ओवर रिमेनिंग लाइफ कर दो, आंसर सेम होता है। IAS 16 करते हुए ये बात हमने की थी, भूल गई थी तो दोबारा हो गई, ये जो नए आए हैं दोबारा होगी, ओके? अच्छा, अब एडजस्टमेंट 3 पढ़ें, आपके पास 1.5 मिनट है, मुझे डेप्रीसिएशन निकाल दें फिटिंग्स एंड फर्नीचर्स की।
आइए आइए, आपका ही इंतजार था मुझे, शुक्र है आप आ गए। सवाल कर लिया हमने सारा, देखो चेक करो जरा, बोर्ड को चेक करो जरा। पिक्चर विक्चर से काम आगे निकल गया अब। कितने बच्चों ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है? एक। कितने बच्चे ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ली है? 2 3। चल ओके, बस ठीक है, कर लिया आपने जो करना था। इधर देखें, अब इधर देखें प्लीज। फर्नीचर एंड फिटिंग्स ओपनिंग डेट पे बुक वैल्यू गिवन है। अब अगर मेथड होता ना रिड्यूसिंग बैलेंस, तो आपने सोचे बगैर ही डेप्रिसिएशन निकाल लेनी थी, इस पे रेट लग जाना था ओपनिंग WDV पे। ठीक है, पूरे सवाल में ना मैं कह रहा हूं ना, फर्नीचर फिटिंग्स ना खरीदे गए हैं ना बेचे गए हैं, इसलिए जरा अलग से पढ़ा रहा हूं। ठीक है ना, तो ओपनिंग पे हम रेट लगा देते हैं, पर मसला क्या है, उसने दे दी हमें बुक वैल्यू और कहता है ऑल फर्नीचर एंड फिटिंग्स वर परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 15, डेट ऑफ परचेज भी दी है, ऑल एंड आर डेप्रिसिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड एट 5% पर एनम। अब हमारे पास कॉस्ट नहीं है, स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो रेट ने कॉस्ट पे लगना होता है, WDV पे नहीं लगना। हमारे पास कॉस्ट नहीं है। एक तो लेंथी तरीका था जो हमने सीखा हुआ है, अगर याद हो तो कैलकुलेशन है, कॉन्सेप्ट सीखा था IS 16 में, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट इफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज इज गिवन। हाथ खड़ा करें, याद आ रहा है? सब करा, सब हाथ खड़ा करें, मुझे नहीं पता, याद नहीं भी आ रहा तो हाथ। अच्छा, वैसे वाकई याद नहीं आ रहा। कॉस्ट मिसिंग होती थी, बुक वैल्यू और डेट ऑफ परचेज होती थी, तो हम अज्यूम करते थे कॉस्ट को 100, उसको लेकर आते थे डेट उस पे WDV जो उसने दी थी उस तक, और फिर फॉर्मूला लगा लेते थे गिवन अमाउंट ओवर। याद आ रहा है? अब कितने बच्चों को याद आ गया? शुक्र है। चले, वो लॉन्ग कट था, क्या करें, 100 अज्यूम करें यकम जुलाई 15 पे एसेट को, फिर 31 दिसंबर 15 तक 6 महीने, फिर 31 दिसंबर 16 तक लेकर आए, फिर उसके अगेंस्ट हम 31 दिसंबर 16 या ये 31 दिसंबर 16 वाली WDV को रखें, फिर वहां से कॉस्ट निकालें, फिर उस पर रेट लगाएं। इतना लेंथी काम कौन करे? हम आसानी से क्या कर सकते थे, ये वाला शॉर्टकट यूज कर सकते थे। भाई जिसको शॉर्टकट ना समझ आए वो लेंथी वाला काम करे, मेरी तरफ से खुली इजाजत है, कॉस्ट निकाले, उस पर रेट लगा के डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर ले। लेकिन ये हमें पता है स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो हम ओरिजिनल कॉस्ट को ओरिजिनल लाइफ पे डिवाइड करें या WDV को रिमेनिंग लाइफ पे, आंसर तो सेम होना है। ठीक है ना, तो टोटल लाइफ मिल जाए ना कभी, पहले तो ये बताओ, टोटल लाइफ कभी मिल जाए तो फिर शायद रिमेनिंग लाइफ हम निकाल सके। हमारे पास डेट ऑफ परचेज गिवन है, बोले नहीं है, टोटल लाइफ हमारे पास नहीं है। ये भी IS 16 में सीखा था कि हम कन्वर्ट कर ले, इंट्रो में भी सीखा हुआ है, ऐसी बात नहीं है जी, कि हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेट को लाइफ में, लाइफ को रेट में। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास? रेट। इसको रेट को यूजफुल लाइफ में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे? 1/रेट, डेसिमल के साथ लिखा आपने, तो ये आ जाएगा हमारे पास यूजफुल लाइफ। टोटल जो ओरिजिनल थी कितनी? 20 ईयर्स। ठीक है, अब 31 दिसंबर 16 या 1 जनवरी 17 पे खड़े होकर रिमेनिंग लाइफ निकालनी है। 31 दिसंबर 17 पे ना आ जाना, ये समझाया था आपको रिवैल्यूएशन में भी, ये चेंज इन एस्टीमेट में भी। ये देखो 17 की तो डेप्रिसिएशन अभी होना बाकी है ना, तो 31 दिसंबर 17 पे ना खड़े हो जाना। रिमेनिंग लाइफ हमेशा कब निकाला करो? चेंज इन एस्टीमेट के दिन, याद आ रहा है? रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकाला करो? डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे, याद आ रहा है? ऐसे ही रिमेनिंग लाइफ किस दिन निकालेंगे? 1 जनवरी 17 पे, क्योंकि हमने 17 वाला साल तो डेप्रिशिएट करना है ना अभी। तो टिल 31 दिसंबर 16 कितनी लाइफ पास हो गई बताओ जी? 1 जुलाई 15 को एक एसेट खरीदा, तो 31 दिसंबर 15 तक वो 6 महीने चला,
फिर 31 नंबर 16 तक वो 1.5 साल चल गया। तो हमारे साल के शुरू में 20 में से 1.5 गुजर चुके थे, बकाया कितने थे? ये भी वर्किंग पर्चे में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ही करेंगे हम। अब डेप्रीसिएशन की एंट्री होने लगी है, डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करने लगे हैं जी। डेप्रीसिएशन एक्सपेंस किसके ऊपर जी? फर्नीचर एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली नहीं है ये फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर, ये फर्नीचर एंड फिक्सचर, ठीक है जी। तो फर्नीचर एंड फिक्सचर देखो हमारे पास है इस वक्त ओपनिंग बुक वैल्यू, कोई बात नहीं, 10175। हम इसको डिवाइड कर देंगे रिमेनिंग लाइफ से, कितनी? 18 ये 18.5 निकाला है हमने, वर्किंग 5.1 है ना, ठीक है, वर्किंग 5. तो इतनी जगह ही नहीं है यार, 5.1 जी। तो ये कितनी आ गई? 550 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड अलग नहीं पड़ी हुई, एसेट को ही क्रेडिट कर दो, ठीक है। डेप्रीसिएशन वर्किंग 5.1। अच्छा अब ये आप कहोगे इतना 15 मिनट लगा कर ये बात समझाई, भाई समझाने में तो पहली बार मुश्किल ही होनी थी ना। मैं कह रहा हूं पर्चे में शॉर्टकट ही है, आपने सब जबानी करना था, आपने देखना था बुक वैल्यू गिवन है, ओहो कॉस्ट नहीं है, लेकिन लाइफ गिवन है, टोटल भी रिमेनिंग भी निकल सकती है, तो WDV को रिमेनिंग लाइफ पे डिवाइड करना है। तो आपने डायरेक्ट 20 में से 1.5 माइनस करके 18.5 यहीं पे डायरेक्ट वर्किंग कर देनी थी, ये भी करने की जरूरत नहीं थी, आपको समझाने के लिए इतना काम किया। स्टिल बच्चे कहते हैं नहीं सानू नहीं समझ आ रही, कोई मसला नहीं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ बुक वैल्यू एंड डेट ऑफ परचेज गिवन वो तो आता है ना, बोलो वहां से कॉस्ट निकालना, उस पर रेट लगाना, 550 ही निकलेगा, ट्राई करके घर देख लेना जाके, संडे आ गया है, ओके ठीक है। जल्दी से नोट करें, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अभी तो सुकून से चल रहा है सवाल, मजा तो अभी शुरू हुआ ही नहीं। ये सवाल करने के बाद मजा ना आए तो पैसे वापस मुझे कर देना। मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मुझे इतना पता है कि इसने कोई चवल ही मारी है। ये आज को नया था, इसने देखा देखी आवाज निकालनी शुरू की है, ओरिजिनल वाला नहीं था ये 2 नंबर था। चलें आगे, कुछ नोट कर रहे हैं? क्या नोट कर रहे हैं? जल्दी करें ना, एग्जाम्पल नोट कर रहे हैं, चलें कर। अब वो एग्जाम्पल अगर नोट करें तो उस पर डिब्बा लगा देना और ऊपर लिख देना नॉट रिलेटेड टू क्वेश्चन, बस अलग थलग है, ये कॉन्सेप्ट दिया आपको, शॉर्टकट बताया आपको। पेपर में शॉर्टकट्स काम आते हैं ना, थोड़े थोड़े आने चाहिए हमें, सीखते पूरी बात है, पर्चे तक जाते जाते फिर कई शॉर्टकट्स हमारे पास होते हैं। कॉन्सेप्ट में कंजूसी नहीं करनी चाहिए हम लोगों को, हाँ पर्चे के लिए शॉर्टकट्स सीखा अनप्रेजेंटेड को बड़ी तफसील से। अब पर्चे के लिए सिर्फ इतनी सी बात याद है, अगर बैंक स्टेटमेंट है और अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड है तो बैंक स्टेटमेंट वाली फिगर को उठाओगे, क्लोजिंग को ऐड करोगे, ओपनिंग को लेस करोगे, काम हो गया तुम्हारा। अब समझा सारा हुआ है, लेकिन पेपर में समझने नहीं बैठ जाना, ओके। तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? हैं छुट्टियां करके तुम मुस्कुराते हो फिर? ओके पॉइंट नंबर हो गया, नोट 3। पानी उठा लो, ध्यान से जाना। कितने बच्चे अभी नोट कर रहे हैं? जल्दी करो। जज़ाकल्लाह। पीना पानी पीना पानी? मैं डर था तुम हाँ ही कह दोगे, तुमसे डर था हाँ कह दोगे।
ओके, नंबर 4 पॉइंट, प्रोविजन। जो आपके हैंड आउट में मैंने एग्जांपल दी हुई है ना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की रिवीजन के लिए, उसका फायदा ये है जब वो करनी है तो उसमें मैंने 2 सालों पे उसी एक सवाल को फैलाया हुआ है। और जो छोटी मोटी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होती भी है ना, पहले साल में सिर्फ बैड डेट, सिर्फ प्रोविजन, दूसरे में बैड डेट भी और प्रोविजन भी, फिर उसके अंदर आपको एक्सट्रैक्ट्स बना के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो हों भी जहन के अंदर, वो इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। फिलहाल वही काम करने लगा हूं जो इंट्रो में हम करते थे। प्रोविजन का अकाउंट बहरहाल पहली बार बना रहा हूं आपके सामने मैं खुद। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज मेंटेन्ड। ये जब ड आता है ना तो इसका मतलब क्या होता है? करता है, ये कर रहा है, ये काम कर रहा है। एक पास पेपर में गालिबन यही लिखा हुआ था और सोल्यूशन के अंदर शायद दानिश है या कौन सा सोल्यूशन के अंदर ओपनिंग पे नहीं लिया हुआ था, वो मैं चेक करूंगा, उसके अंदर गड़बड़ है शायद, ठीक है। बहरहाल वो एक गुलबर्ग के बच्चे ने आइडेंटिफाई किया हुआ क्वेश्चन, तो वो जब आंसर हो जाएगा तो सबके साथ में शेयर कर लूंगा। संडे आ गया, मेरा भी संडे आ गया, मैंने भी पढ़ना होता है उस पर, मैं पढ़ूंगा इंशाल्लाह, बता दूंगा फिर आपको, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, हाँ जी पढ़ना पड़ता है। इज मेंटेन्ड एट 4%। मेंटेन्ड एट 4% का मतलब ओपनिंग भी 4%, क्लोजिंग भी 4% ऑफ व्हाट? भाई अगर खामोश हो ना तो नॉर्मल यही होता है कि प्रोविजन की परसेंटेज डेटर्स की परसेंटेज होती है, क्लोजिंग डेट पे क्लोजिंग की, ओपनिंग डेट पे ओपनिंग की। और सवाल मैंने पिछली क्लास में सारा किया है, पिछली क्लास में तो मैंने ये एंड पे किया था, लेकिन अब मुझे पता है चूंकि ओपनिंग क्लोजिंग में कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी डेटर्स में, तो अभी से ही मैं लिख रहा हूं और पहले प्रोविजन ही डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है जी। तो ओपनिंग डेटर्स कितने हैं? 40, 400 जी, कितना? 170, क्लोजिंग 5900, इसका डिफरेंस कहां जाया करता था? प्रॉफिट एंड लॉस में। मैं जरा थोड़ी देर, ये करना नहीं है नोट क्योंकि ये अभी मैं चेंज करने लगा हूं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर, क्योंकि हमने बचपन में ये पढ़ा था कि प्रोविजन की बैड डेट की एंट्री होती है बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट, प्रोविजन की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन क्रेडिट। किसी को याद ना हो तो ठीक है, याद तो मैं करवाऊंगा जब रिवीजन में दोबारा ये बात बोलूंगा। बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट रिटर्न ऑफ की एंट्री। प्रोविजन की एंट्री होती थी प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट प्रोविजन अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि डेटर को क्रेडिट नहीं कर सका करते थे, ठीक है। बहरहाल ये एंट्री नहीं किया करते थे, हम बैलेंसिंग निकालते थे और ये फिगर लिखते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो ये एंट्री हो रही होती थी, हम एंट्री को बोलते नहीं थे, ये छुपी हुई एंट्री होती थी एक तरह से। हम क्या करते थे? ओपनिंग लिखते थे, क्लोजिंग कैलकुलेट करते थे, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में। तो वो बैलेंसिंग फिगर की एंट्री बन क्या रही है, कभी सोचा ही नहीं था हमने। तो एंट्री क्या बन रही होती है? प्रोविजन क्रेडिट, उसके अगेंस्ट प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। तो ये प्रोविजन की एंट्री होती है, प्रोविजन प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। अभी ये करना नहीं है प्लीज, ये गलत है क्योंकि मैंने ये छोड़ देना है, दूसरे काम पे लेके जाना है जी। बोले 60, ये 60 का लॉस है, एक्सपेंस है, बोलो। ये अभी तक नहीं लिखना आपने प्लीज, ये यहां पर आ गया, यहां पे हमने लिखा प्रोविजन फॉर डी डेट्स, ठीक है, सही है। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कहते हैं? ड्यूरिंग द ईयर बैलेंस इज टोटलिंग 260 वर रिटर्न ऑफ। ये कौन है? बैड डेट, जो असल में लोग भाग गए। प्रोविजन शक, बैड डेट पक्का पक्का गए, भाग गए, वो भाग सकते हैं, ये भाग सकते हैं, 236 भाग सकते हैं। पिछले साल पे शक था, इतने भाग सकते हैं, मजीद बढ़ गया शक तो बढ़ा हुआ शक। एक्सपेक्टेड लॉस, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ने कहा ले गए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ठीक है। ये तो था एक्सपेक्टेड लॉस, अब एक्चुअल लॉस कितना हुआ है? मैं कहता हूं बैड डेट एक्सपेंस का लेजर ना बनाओ, जरा एंट्री डायरेक्ट कर लेते हैं, बोलो बैड डेट एक्सपेंस, यही करते थे ना आप। या चलो आपको जी लेजर आप सामने लिखा हुआ, आप क्यों नहीं बना रहे, तो चलो बना लो। बैड डेट एक्सपेंस, बैड डेट रिटर्न ऑफ डेटर्स क्रेडिट, ये एंट्री तो किया करते थे ना। ओके
थोड़ा सा इधर करके लिख लेते, कोई वजह होगी, आप छोड़ें, आपको क्या, आपको तो प्लेट में सवाल मिल जाता होगा, वो आपको क्या, आपको क्या पता। ओके बट ठीक है, बाकी है साथ साथ करता चलूंगा। अच्छा जी, बैड डेट डेबिट, डेटर्स क्रेडिट। अब ये फिगर भी तो कहां जाया करती है, प्रॉफिट एंड लॉस में बैलेंसिंग कितना 260, यानी हम यहां पर लिखा करते थे इस तरह से। अगर खत्म कर दें, ये रिवीजन करा रहा हूं, बैड डेट प्रोविजन, ठीक है। अब टोटल कितना एक्सपेंस गया हुआ जरा देखो, 3 अलग अलग। हमने इंट्रो में क्या सीखा था कि यहां से अलग एक्सपेंस जाए, यहां से अलग जाए, इसकी बजाय इसको प्रॉफिट एंड लॉस में फेंकने की बजाय कहां ट्रांसफर कर दो, प्रोविजन के अकाउंट में। इसको उंडेल दो, खाली करो प्रोविजन के अकाउंट में, प्रोविजन फॉर डी डेट्स में फेंक दो। तो ये डेबिट पड़ा था, खाली करने के लिए किया क्रेडिट, खत्म, शुद्ध ना रहा, ये अकाउंट जाता रहा, ठीक है, माजी हो गया, खत्म। ये क्रेडिट किया, इसको कहां फेंका है 260, यहां पे हमने लिख दिया बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, ठीक है, सही है। अच्छा, टोटल कितना वैसे गया पड़ा है 320, अलग अलग गया था, ठीक है। अब अगर आप अब बैलेंसिंग फिगर निकालो तो ये क्या आ रही है, तो हमने यही सीखा था इंट्रो में कि बैड डेट को अलग से ना लेके जाएं, ये जरा ट्रांसफर कर लें, ये जरा परमानेंट नेचर का अकाउंट होता है, और एक ही फिगर उठा के कहां ले जाएं, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, सही है। अब थोड़ा सा, क्योंकि ये इंट्रो कर चुके हैं, थोड़ा सा आप जरा एक्सपर्टीज में लेकर आए बात को, तो मैं यूं कह लेता हूं, जैसे मैंने आपको किसी भी एक्सपेंस का लेजर नहीं सिखाया हुआ, ये शॉर्टकट में वहीं ले जाते हैं बात, वहीं ले जाते हैं बात। कैसे, अगर प्रोविजन का लेजर मौजूद हो तो बैड डेट की एंट्री करना, जैसे मैं बैंक की पेमेंट लिखते हुए कह रहा होता हूं, अगर लेजर मौजूद है तो एक्सपेंस के लेजर मौजूद है तो पेमेंट वहां लिखो, नहीं तो डायरेक्ट, कहता हूं ना, वैसी ही बात है, मिलती जुलती। अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर मौजूद है तो बैड डेट की एंट्री करो वहां, नहीं तो डायरेक्ट, ठीक है। अब वहां नहीं, डायरेक्ट नहीं लिखी हमने, क्योंकि प्रोविजन का अकाउंट आ रहा था, यहां पे लिख लिया, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा, बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस में, ये क्लोजिंग डेटर्स से जाके नेट हो जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। यानी कि यूं मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख भी सकता हूं, डेटर्स, क्लोजिंग डेटर्स कितने हैं 5900, क्लोजिंग प्रोविजन कितनी है 236, टोटल, जल्दी जल्दी जल्दी, 566, ठीक है। ये हम कह सकते हैं वर्किंग नंबर 8 में प्रोविजन क्लोजिंग निकली पड़ी है, जाके देख लें। और यहां पे क्या करेंगे, इधर देखो, ये 260 अलग नजर नहीं आएगा, ये 60 अलग नजर नहीं आएगा, यहां से एक ही फिगर आएगी, वर्किंग नंबर 8 था ना, 8 से कितनी 320, ठीक है जी। तो प्रोविजन हमने रिवाइज की, फिर भी वो क्वेश्चन करेंगे रिवाइज इंशाल्लाह। उसमें एक ही सवाल 2 पे फैलाया हुआ है, डाटा को 2 सालों में फैलाया हुआ है, ताकि नजर आए, हमें रिवर्स होता भी नजर आए, थोड़ा सा बेस पे जाके भी कॉन्सेप्ट को सेट कर लेंगे, थोड़ा सा नोट कर लें जल्दी से। अब आइंदा के लिए ये अकाउंट बनाया नहीं करना आपने, ठीक है। आपने क्या क्या अपने ज़हन के अंदर फॉर्मूला बना लिया है, अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का लेजर होगा तो बैड डेट की एंट्री उसमें करेंगे, और अगर नहीं होगा तो डायरेक्ट, ठीक है। अब ओपनिंग क्लोजिंग निकाला, बैड डेट की एंट्री की, बैलेंसिंग फिगर चली गई। ये प्रूफ कर चुके हैं कि इसमें एक्चुअल बैड डेट भी चले गए हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और एस्टिमेटेड भी चले गए इकट्ठे होकर, ओके, सही है ना। तो ये लेजर बनाने का टाइम आया नहीं करेंगे। अव्वल तो प्रोविजन आती नहीं है, सिंगल एंट्री में कम आती है, प्रोविजन ना हो तो डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रोविजन का अकाउंट हो तो डेबिट प्रोविजन क्रेडिट डेटर किया करना, और डायरेक्ट एंट्री नहीं करनी, ओके, सही है। जल्दी से नोट करें, तो क्वेश्चन है तो पूछ लें, टिक भी करते जाएं जरा। 3.2, 0.3, 0.4 टिक भी हो गया बातों बातों में। समझ आई? ये नोट करने वाले प्लीज जल्दी नोट किया करें, समझाने का टाइम कम हो जाएगा फिर, नहीं तो।
तो छापा लगाया करें, छापा ऐसे अंधाधुंध ऐसे, समझ जो लिया। मैं घर में हो गया नोट। ये नो कौन कह रहा है? हर बार कहता है ये नो, जॉन भी है, ये लेफ्ट हैंडर कह रहा है ना। जल्दी करें, शाबाश, जल्दी करें जो रहते हैं। तुम बड़ी बॉलिंग करते हो, हैं भाग के छुट्टी कर लेते हो। छुट्टी तो की ना तुमने, छुट्टी पे मैं नाराज हूं तुमसे, थोड़ी सी ज्यादा। नंबर 4 ओके है। नंबर 5 शुरू करते हैं बगैर एडजस्टमेंट्स पढ़े। जो जरूरत पड़ेगी एडजस्टमेंट नीचे से पढ़ते चले जाएंगे। वैसे आपको तो मैंने कहा हुआ है कि सवाल को कम से कम 2 दफा पढ़ के फिर तीसरी बार करते हुए पढ़ना होता है। तो आपको पता होगा फलां जगह पे फलां चीज पड़ी है, उससे रेलेवेंट, ठीक है। फिर भी गलती तो हो ही जाती है, तो फिर हमारे पास वो मौजूद है एक लाइन लगाकर फिर गलत को सही करने का ऑप्शन तो फिर भी है। ओके, पॉइंट नंबर 5 पढ़ना शुरू करते हैं। समराइज द बैंक स्टेटमेंट, अंडरलाइन कर लें। बैंक स्टेटमेंट का लफ्ज हो तो आपके कान अपनी जगह पे ही रहें। अल्लाह माफ करे, ऐसी बात नहीं करने लगा मैं, लेकिन आप अलर्ट हो जाएं फौरन, ठीक है। कान अपनी जगह रहें, ठीक है। कान तो नहीं हो तो किसी और चीज के खड़े होते हैं कान, ठीक है ना, आपके तो नहीं। लेकिन आपने बैंक स्टेटमेंट का लफ्ज देखा, आप फौरन अलर्ट हो गए, लाल बत्ती जल गई। आपने कहा अगर कहीं सवाल में अनप्रेजेंटेड या अनक्रेडिट आ गए ना तो पड़ गई मुसीबत, क्योंकि ये बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है और हम बैलेंस एज पर कैश बुक हमें चाहिए होता है। ये परसों से पहले ऐसी बात का जिक्र ही नहीं होता था, है ना। हालांकि कई दफा बैंक स्टेटमेंट आई, लेकिन सवाल में जो कि अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट होते नहीं थे तो दोनों में फर्क नहीं होता था। हम उठा के चुप करके बैलेंस शीट में लिख लेते थे। वो तो परसों गेम शुरू हुई है असल में, जब पहली बार क्वेश्चन बैंक 9 और BRS रिवाइज किया। तो अब जब भी बैंक स्टेटमेंट आती है अलर्ट जरूर हो जाते हैं, कान चाहे अपनी जगह पे रहे, अलर्ट जरूर हो जाते हैं। अब्दुल्ला साहब इधर देख लें, नोट हो गया बस, ठीक है। अलर्ट हो जाते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट हुए तो फिर हमें BRS बनानी पड़ेगी। फिर बैंक वाली रिसीट हो या पेमेंट हो, वो सिर्फ प्रेजेंटेड क्रेडिट वाली फिगर होगी। अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट क्लोजिंग को हमें ऐड करना पड़ेगा, ओपनिंग को लेस करना पड़ेगा। सारी कहानी 2 दिन से पढ़ रहे हैं, आज तीसरा दिन, बस खत्म कर देना है आप इस बात को। आप कल से नहीं करेंगे ये बात, ओके जी। तो शुरू करते हैं। ओपनिंग को सर्कल करके लिख लो, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। खुदा ना खास्ता आगे कहीं आ ही ना जाए अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट, ना आए तो फिर इसी को उठा के ओपनिंग कैपिटल में यूज कर लेंगे, ठीक है। और नीचे क्लोजिंग 5000 आ रहा है, वो भी बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है, ठीक है। लिख लो उस पे। अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट ना हुए तो वैसे आपको नजर आ रहा है BRS की वर्किंग हुई पड़ी है, मतलब आगे है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि कल मैंने एक कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन कराना है पास पेपर का जिसमें ये कॉन्सेप्ट होंगे, लेकिन सोचने का तरीका आपको सिखा रहा हूं ना कि बैंक स्टेटमेंट है तो अभी फिलहाल अलर्ट हो गए फौरन ही। ये तो पहली बार पढ़ते पढ़ते आपने चीजें निकाल लेनी है, अलर्ट फौरन हो गए पहली बार में आप, ठीक है। चलें ठीक है। कॉर्पोरेट कस्टमर्स 24,240, ये क्या है? सेल्स है, सेल्स हैं, रिसीट्स हैं। किससे? काउंटर वाले बंदों से, कॉर्पोरेट कस्टमर से। कॉर्पोरेट कस्टमर्स को कैश पे बेचते थे, तो फिर ये तो वही फिगर है, बैंक डेबिट डेटर क्रेडिट, क्योंकि उन्होंने कहा था कॉर्पोरेट हैं जिनको उधार पे बेचते हैं और कॉर्पोरेट सिर्फ चेक्स में पेमेंट करते हैं। तो ये पेमेंट कहां से आई है? डेटर्स से। तो एंट्री क्या बनी हुई है? ये बैंक डेबिट डेटर्स। अच्छा, इसने गलत होना है इंशाल्लाह थोड़ी देर में, तो वो मैं फिर सही कर लूंगा बाद में। 34,000 आप ऐसे ही लिखे ना, क्योंकि नहीं ज़हन से निकल भी जाता है। 34,200, ऊपर जगह भी खाली छोड़ दी मैंने काट के सही लिखने के लिए, ठीक है ना। थोड़ा सा ऐसे
गलत करके सही करने का मजा ही अपना है, ठीक है जी। तो बैंक डेबिट टिक करें, बैंक डेबिट, फेल होके पास होने का, कुछ बच्चों के दिल से बात निकली, फेल होके पास होने का भी अपना ही मजा है। नहीं, पास पहली बार हुआ करें जी। कुछ आए हैं ना रिजल्ट के बाद एक दो, तो वो कह रहे हैं फेल होके पास होने का अपना ही मजा है। जिस तरह से समझ आता है ना दूसरी बार, पहली बार नहीं आता। ओहो, आप पहली बार ही अच्छी तरह समझे ना जी। बैंक डेबिट, डेटर, क्रेडिट। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? कैश। वो बैंक में कैश कहां से आ गया? बैंक में कैश कहां से आ गया? दराज से आया होगा, और कहां से आ गया? ये एंट्री क्या हुई पड़ी है? बैंक डेबिट। बताया नहीं था उसने, अभी पहुंचे ही नहीं वैसे उस पॉइंट पे, लेकिन जो मिलती जा रही है एंट्रीज करते जाओ। 56, 300 तो सी हो गए 80 जी। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम बैंक में डेबिट हो रहा है, यानी इंश्योरेंस वालों ने पैसे दे दिए हैं। अब इसके साथ ना मिला के पॉइंट नंबर 7 पढ़े, और पॉइंट 7 पढ़ के 1 मिनट है आपके पास, एंट्री पास करें। आई नो नथिंग, मुझे सही एंट्री चाहिए। जो आपको पढ़ाई हुई है वो तो सही कर देना, फिर उसको गलत मलत मैं खुद कर लूंगा। जल्दी कर लें, लीगल वाले सिर्फ कोई 25-30 मिनट रह गए क्लास में। सवाल भी हो ही गया, पर ठीक है। मत देखें बोर्ड पे, मत देखें बोर्ड पे। कब के गए हुए हो? अच्छा जी, सुने, इंश्योरेंस क्लेम बैंक में नजर आ रहा है, इसका मतलब इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल तो नहीं है। मैंने एंट्री वही लिखी जो आज तक हम लिखते आए हैं, ताकि वो रिवीजन ही हो ना, ऐसे ना लगे कोई नई चीज आ गई। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल तो नहीं है, रिसीव्ड है, और रिसीव्ड भी कैश में नहीं है। ये मैंने जरा एंट्री आपके लिए फिर सही कर दी, ठीक है जी। जरा एंट्री तो पूरी कर लेना। बैंक हो गया डेबिट, कितने से? 5500 से। ओके, अच्छा जी, अब ये नहीं पता कि ये जो 5500 का इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है इन्वेंट्री के अगेंस्ट ही हुआ है, लेकिन उस इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी जिसके अगेंस्ट ये 5500 रिसीव हुआ है ना? नहीं पता लग रहा, ये नहीं लिखा हुआ कहीं पे। लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, देखने वाली आंखें चाहिए। लिखा हुआ है, आपको तो नजर ही नहीं आ रहा, लिखा हुआ है, पढ़ो। इंश्योरेंस क्लेम 5500 represents the cost of goods lost। आगे ना पढ़ो फिलहाल, वो तो बाद में, वो तो और गड़बड़ है जी। इंश्योरेंस क्लेम represents cost of goods lost, यानी जो चीजें लॉस्ट हुई उनकी कॉस्ट कितनी थी। यानी पहली बात तो ये हो गई कि प्रॉफिट एंड लॉस में कोई नॉर्मली जो एक्सपेंस होता था वो नहीं जाना। ये तो आज तक हम पढ़ते आए, ये वो वाली एडजस्टमेंट है, ठीक है, ओके। अब अगली चीज, काश के फाइनल अकाउंट्स होते अभी भी, लेकिन इंट्रो के अंदर मुझे पास पेपर भी याद है, जिस पास पेपर के अंदर आपके ये कॉन्सेप्ट ट्राई किया होगा आपने, टेस्ट हुआ हुआ है।
जिसके अंदर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का लफ्ज नजर आया था। ये रीसेंट क्वेश्चंस में आप अभी करके आए हैं ना इंट्रो में, इसलिए पूछ रहा हूं। अगर आप बुक ओपन करें तो आखिरी 2-3 सवालों के अंदर, अब मुझे नाम नहीं याद सवाल का, सवाल मेरे जहन के अंदर थोड़ा थोड़ा घूम रहा है, उसके अंदर इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का कॉन्सेप्ट आपका था। आपने वो नहीं था तो कोई बात नहीं, जितनी को जरूरत है मैं करा दूंगा। बहरहाल वो सवाल पास पेपर्स में है, वो सवाल बच्चे किया भी करते हैं इंट्रो में। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? चीजें रास्ते में आ रही हैं तो उनकी इंश्योरेंस कराना। अच्छा सुनो, 2 चीजें होती हैं, थोड़ा सा बेस पे जाते हैं, बात जल्दी करने की कोशिश करता हूं, टाइम कम है जरा। चीजें हमने खरीदी, सेलर ने कहा, हमारे सप्लायर ने कहा चीजें तुम्हारे तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है, तो फिर इंश्योरेंस भी कौन करवाएगा? वो ही करवाएगा। और अगर चीजें दरमियान में गायब हो गई तो वो पैसे किसको मिलेंगे? उसी को मिलेंगे ना। अच्छा, अगर हमने चीजें खरीदी तो सप्लायर ने कहा ए पईया ने चीजां, चीजें ही हैं, ए पईया ने चीजां, ए माल है चुक लो, तो चुक लो, ਤੁਹਾਡਾ, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरी दुकान से बाहर आपका कदम निकला नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं आपको नहीं जानता, ठीक है। खरीदा हुआ माल वापस भी नहीं होता, अल्लाह माफ करे, सुन्नत के खिलाफ बात लिखी होती है, कारोबार में बरकत कहां से है, ठीक है। मेरी दुकान से निकल गए, मैं नहीं जानता आपको। इसका मतलब चीजें जैसे ही खरीदेंगे रास्ते में आते हुए वो किसकी जिम्मेदारी होंगी? हमारी होगी ना, ठीक है। और अगर इंश्योरेंस करवाएगा तो वो कौन करवाएगा? हम करवाएंगे। और अगर दरमियान में चीजें चली गई तो वो फिर किसको मिलेंगे पैसे? हम। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, ठीक है। इंट्रो में ये इन्वेंट्री के टॉपिक में पढ़ाया जाता होगा आपको कि अगर चीजें हम तक नहीं पहुंची तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, रास्ते में है तो रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नॉर्मली ऐसा होता है, क्योंकि वो जिम्मेदारी किसने उठाई होती है? सप्लायर ने। लेकिन अगर इंश्योरेंस हम करवा रहे हैं तो इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कब हो गया था? उसी वक्त जिस वक्त वहां से उठाई थी चीजें, उसी वक्त हमारी हो गई थी। या उसको यूं कहा करते थे हम इंट्रो में आसानी के लिए कि वहां से हमारे ट्रांसपोर्टर ने चीजें उठा ली होंगी। इन्वेंट्री के टॉपिक के अंदर एक सवाल आपने ऐसा भी देखा होगा, हमारे ट्रांसपोर्टर ने चीजें उठा ली थी। पिज्जा हट से डिलीवरी बॉय पिज्जा लेकर निकले, आपकी तरफ आते हुए रास्ते में गिर जाए, किसका? पिज्जा हट वालों का। आपका दोस्त रास्ते में आते हुए पिज्जा पकड़ ले, आप तक ला रहा हो, रास्ते में गिर जाए तो किसका नुकसान? फर्क है, परचेज आपकी बन गई जब आपका दोस्त वहां से पिज्जा उठाता है, परचेज आपकी बनी डिलीवरी बॉय से जब आ रही है, जब वो आप तक पहुंचता है, तो ये डिफरेंस है। तो हमने चीजें परचेज कर ली, उसकी निशानी थी इंश्योरेंस इन ट्रांजिट का आना, ठीक है। अगर उसकी जिम्मेदारी थी तो हम क्यों करवाते हैं इंश्योरेंस, ठीक है। तो इंश्योरेंस इन, ये गुड्स इन ट्रांजिट को अंडरलाइन करो, लॉस्ट इन ट्रांजिट लिखा हुआ है ना, लॉस्ट इन ट्रांजिट। इसके आगे ये छोटी सी कहानी लिखने की कोशिश करो। ट्रांजिट में इंश्योरेंस हमने करवाई, इसका मतलब चीजें उसी वक्त हमारी परचेजेस बन गई थी। ट्रांजिट में इंश्योरेंस हमने करवाई, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड यूं कह लें, इसका मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड उसी वक्त हमें ट्रांसफर हो गया था जब हमने गुड्स सप्लायर से उठाई, ठीक है। यानी हमारी परचेज बन गई थी पहुंचने से पहले ही, यानी हमारी परचेजेस बन गई थी पहुंचने से पहले ही। हाँ, वरना तो नॉर्मल रूल क्या था, चीजें हमारे पास डिलीवर होंगी तो हम कहते थे हमारी परचेज है, नहीं डिलीवर हुई तो परचेज मानते ही नहीं थे। पर गुड्स इन ट्रांजिट हैं और हमारी कैसे बन गई हैं? अगर हमारे किसी बंदे ने रास्ते से उठाई हैं तो यूं ही कहेंगे ना, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट हमने तभी करवाया, ठीक है। तो इसका मतलब हमने रिकॉर्ड कर ली होगी परचेज,
मैं मिसाल दे रहा हूं, उसने तो कुछ नहीं किया हुआ ना। मैं ये कह रहा हूं नॉर्मल अगर एंट्री करें तो हम इन चीजों की एंट्री क्या करते, 5500 की चीजों की एंट्री क्या करते, परचेजेज डेबिट क्रेडिटर या बैंक जो भी क्रेडिट किया आपने, ठीक है। अब परचेजेस डेबिट कर चुके हैं आप, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बना रहे होते हैं आप, उसमें परचेजेस नजर आ रही होंगी, बोलो 5500, ठीक है। क्या इन्वेंट्री क्लोजिंग आपने अकाउंट्स से निकाली है या गिनती की है? तो यहां पर तो ये पड़ी ही नहीं है, यहां पर तो ये पड़ी ही नहीं है। इन्वेंट्री में तो होती तो मैं कहता इन्वेंट्री क्रेडिट, तो ये तो सबसे पहली गड़बड़ हो गई ना, इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं हो सकती। बात समझे हो? इन्वेंट्री तो इन ट्रांजिट है, जब इन ट्रांजिट नहीं, इन ट्रांजिट है, हमारे पास पड़ी ही नहीं, तो कैसे कह सकते हो इन्वेंट्री में पड़ी है कि उसको निकालें? पहली बात तो ये हो गई। बात समझे हो? इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करना, बात समझ आ गई? इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं करना, बात समझ आ गई? हाथ खड़ा कर दें। चलें, यही बात समझने वाली थी, दूसरी इतनी मुश्किल नहीं है। दूसरी बात, मैंने परचेज डेबिट कर दी है, ये कंक्लूड हो गया। कितने बच्चों से हो गया? हाथ खड़ा करें। फिर सुने, जब चीजें ट्रांजिट में हमारी जिम्मेदारी हैं तो मतलब वो उसी वक्त से हमारी हो गई हैं जब हमने वहां से उठाई हैं। तो हम इंतजार नहीं करेंगे चीजें हम तक आए तो हम एंट्री करें परचेज डेबिट कैश क्रेडिट, हम उसी वक्त एंट्री कर देंगे परचेज डेबिट कैश क्रेडिट जिस वक्त हमारे ट्रांसपोर्टर ने वहां से उठा ली। बात समझ आ रही है ना? तो हमारी परचेज तो बन चुकी है, अब बताएं परचेज डेबिट हो चुका है? भाई हो चुका है का मतलब ये नहीं कि उन्होंने कर लिया है, सिंगल एंट्री में सब कुछ हम कर रहे हैं। बहरहाल हमारी परचेज बन चुकी है या नहीं? हाथ खड़ा कर, ठीक है। अब ये हम तक पहुंची ही नहीं, रास्ते में ही हमने एक एक्सपेंस बुक किया था, एक्सपेंस बुक किया था, गई, जल गई। इंश्योरेंस वालों ने ये परचेज, ये एक्सपेंस को, इसको एक्सपेंस कह लें, ठीक है, एक्सपेंस। इंश्योरेंस वालों ने 5500 रुपया हमें वापस कर दिया, तो हम क्या कर लें? अदर इनकम में इसको 5500 ऐड कर लें, यानी कि हमारा ना कुछ गया ना कुछ आया। ये बात समझ आ रही है? और बात समझ आ रही है, इसकी एंट्री इन्वेंट्री क्रेडिट करने की बजाय हमें क्या करनी पड़ेगी? हम इसको लिख देंगे अदर इनकम क्रेडिट। बात समझ आ रही है? एक्सपेंस रिकॉर्ड हो गया था, परचेज रिकॉर्ड हो गई थी, रास्ते में थी, जल गई, जल गई तो कुछ ना मिलता, कुछ ना मिलता तो मैं यहां पर बैंक डेबिट करता नहीं, यहां क्या, यहां जीरो डेबिट होता? बोलो बोलो बोलो, यहां जीरो डेबिट होता और सारे का सारा कहां चला जाता? लॉस में, ठीक है। शायद वो ना भी करते, वो ट्रांजैक्शन ही डिफरेंट होती, ठीक है। अब ये बात समझ आ रही है? हम इन्वेंट्री को क्रेडिट नहीं करेंगे, हम किसको क्रेडिट करेंगे? अदर। इन्वेंट्री में तो गया ही नहीं है ये, ठीक है। अभी तो परचेज ही शायद रिकॉर्डेड थी, नहीं भी रिकॉर्डेड थी तो अब बस जान छोड़ो, ये भी नॉन रिकरिंग नेचर की एडजस्टमेंट है, मुझे नहीं इससे पहले कभी नजर आई थी, अभी तक तो इसके बाद भी नजर नहीं आई हुई, ओके। और इतने ताज़ा ताज़ा ये पूछ के दोबारा ऐसी एडजस्टमेंट पूछ ले, ये भी जरा मुश्किल ही होता है, क्योंकि ताज़ी ताज़ी एडजस्टमेंट्स तो हम सारी ही करके जाते हैं ना पर्चे में, ठीक है। बहरहाल एंट्री बनी, बैंक डेबिट, टिक करो, 5500 से बैंक डेबिट, और यहां पे इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड है 5500, ठीक है जी, पॉजिटिव के साथ टिक कर लें, हैं? कोई गल नहीं पुत्र, रट्टा लाल है, समझ नहीं आई। क्लास के बाद कल सही है, अब दोबारा बात कर लेंगे इस पे, सवाल अब पूरा नहीं होगा, मैं इस पे दोबारा बात, दूसरी क्लास में इतनी बात नहीं की तो जाहिर है उनकी क्लास में मंडे को ये बात करनी पड़ेगी, तो फिर आपके लिए भी थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, दोबारा बात कर लूंगा। सोचना तो सही ना, घर जाके सोचोगे, संडे है, सोच के आओगे, मंडे को दोबारा बात कर लेंगे इस पे, ओके। नेक्स्ट क्या है जी? रिटर्न आउटवर्ड। भाई ये बात नहीं समझ आई तो नोट तो हो गई ना, नोट तो हो गई ना, बस नोट करो, घर जाके सोचो, पूरा संडा पड़ा है, ठीक है। जाके सोचो 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 और फिर मंडे को आओ, शायद और ज्यादा जो है वो गुस्से में आओ या समझ भी आ जाए, दोनों सूरतें हो सकती हैं। तो क्लास मंडे को क्लास का स्टार्ट, पहले 10 मिनट इसी को दे देंगे, तफसील से बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट, रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं जी? सेल रिटर्न को। वो आउटवर्ड, आउटवर्ड
अच्छा, रिटर्न भी साथ लगा हुआ है। रिटर्न का रुख आउटवर्ड है तो ये परचेज रिटर्न्स हैं। परचेज रिटर्न की एंट्री होती है ये तो बैंक ही कह रहा है। बैंक वो भाई देखो, उधार पे चीजें खरीदी तो वापसी पे उधार कम होगा। जो अगर पैसे देके खरीदी थी तो वापस करोगे तो पैसे ही मिलेंगे ना, तो ये वही हुआ होगा। ठीक है, तो एंट्री बनती है बैंक डेबिट परचेज रिटर्न क्रेडिट। बैंक डेबिट परचेज रिटर्न, यहां पर क्या कर देंगे एंट्री को, बैंक डेबिट इन्वेंटरी क्रेडिट। पाकिस्तान रेलवे कितना 2170 के साथ ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं आप, अगर ये लेफ्ट साइड पे जगह है ना, अगर आप लिखना चाहें एंट्री तो परचेज रिटर्न की एंट्री क्या है, बैंक डेबिट परचेज रिटर्न। नेक्स्ट क्या है जी, डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड। आपने ऑनलाइन कोई चीज मंगवाई, ठीक है, तो आपसे अक्सर ये भी कह दिया जाता है कि जी डिलीवरी चार्जेस आप भरेंगे। तो अब आप थोड़ी देर जरा बिजनेस बने, आपने कस्टमर को चीज भिजवाई और आपने क्या कहा, डिलीवरी चार्जेस आपने देने हैं, लेकिन यहां से तो आपने कोरियर करवा के पैसे दे दिए ना उसको, तो आपने एक एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया होगा, उस एक्सपेंस की एंट्री हुई होगी, वो वाला एक्सपेंस डेबिट। और बैंक के अंदर कहीं पड़ा होगा, यूटिलिटीज में, रेंट में, कहीं पे मिसलेनियस एक्सपेंसेस में कहीं पड़ा होगा, आपने पेमेंट कर दी। ठीक है, अब वो जब चीज आपके कस्टमर तक पहुंची तो उसने जेब से पैसे निकाल के दिए, ये लो ये चीज के पैसे और ये लो कोरियर के पैसे उसी बंदे को, और वो बंदा लेके पैसे हमारे पास आ गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं बैंक में आए, ठीक है, मानता हूं। ठीक है, अब ये पैसे जो रिकवर हुए हैं, पहले एंट्री क्या की होगी, एक्सपेंस डिलीवरी चार्जेस डेबिट बैंक क्रेडिट। अब वो क्या हो गए, रिकवर, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक डेबिट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड। इनकम नेचर की चीज है क्रेडिट। अब दोनों ऑप्शंस हैं, एक्सपेंसेस में माइनस माइनस चल रहे हो, यहां पे प्लस शो कर दो, या आसान काम कर लो इसको, वो एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा, ये इनकम रिकॉर्ड कर लो, बात तो वहीं पे आ जाएगी ना। ठीक है, तो एंट्री बनी बैंक डेबिट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड क्रेडिट, कितने से 330। ठीक है, टिक कर लो, डेबिट साइड मुबारक हो, खत्म हो गई। क्रेडिट साइड पे आए जी। अच्छा, वैसे एक बात बताता चलूं, पॉइंट नंबर 8 में और 9 में कोई अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट पड़े हैं 2-3, वो किस किस से रेलेवेंट हैं ये मैं अभी आपको बता देता हूं, ताकि आप ब्रैकेट में लिख लें। नहीं लिखा तो दूसरा ऑप्शन तो है ही, बल्कि नहीं लिखा चलने दो। ठीक है, ऐसे ही चलो। क्रेडिट साइड शुरू करो। सबसे पहले क्या है, यूटिलिटीज। कोई लेजर है जी इसका, तो डायरेक्ट लिख लेंगे यूटिलिटीज डेबिट 1400 से, यूटिलिटीज डेबिट बैंक क्रेडिट, टिक करते जाओ। रेंट रेट एंड टैक्सेस डेबिट, ये पड़ा है, और बैंक क्रेडिट वैसे इसके ऊपर भी एप्लीकेबल है, लेकिन फिलहाल मैंने इधर ही लिख दिया। कितना 2100, सही होगा अभी इंशाल्लाह ये। ओके, उसके बाद क्या है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ना कैश में भी आ रहा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख लेते हैं, बाकी लेजर इसका मौजूद नहीं है। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट कितने से, 2800 से, बैंक क्रेडिट 2800 से, टिक कर लो। फिर क्या है जी, कैश। ये कैश क्या है, बोलो और बोल दो। ये वो बैंक से क्रेडिट होके कैश की दराज में जा रहा है, कोई इतना मसला नहीं है। बोलो, कैश डेबिट बैंक क्रेडिट। उसके बाद टिक करते जाओ, क्रेडिटर्स डेबिट बैंक क्रेडिट 87,000। हाँ, इसमें भी मसला होगा इंशाअल्लाह,
तो वो उसी वक्त फिर काट काट के आप सही लिखेंगे, मैं तो मिटा के कर दूंगा ना, मेरे पास जगह नहीं होगी, ठीक है। पर आप लिखते जाएं गलत, मैं चाह रहा हूं ये फिगर लिखते जाएं आप। उसके बाद डिलीवरी ट्रक खरीदा है जी दूसरे हाथ से, सेकंड हैंड से कह रहे खरीदा है, नहीं सेकंड हैंड खरीदा है। डिलीवरी ट्रक खरीदा जी, एंट्री डिलीवरी ट्रक डेबिट कितने से 20, 300 से, बैंक क्रेडिट 23, सही है जी। नेक्स्ट क्या है जी, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट, मिसकेलेनियस एक्सपेंसेस डेबिट कितने से 1300 से, बैंक क्रेडिट टिक कर लो। शुक्र है लेजर बना हुआ था, नहीं तो इतने ढेर सारे दो जगह लिखने पड़ते। नहीं वो टिक टिक वाला काम भी शुरू नहीं हुआ। ओ क्लोजिंग 5000, तुम्हारा भी कुछ कर लेते हैं। अगर अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिट ना आए तो तुम ठीक होगे, नहीं तो तुम गड़बड़ो। नंबर 6, 5 को तो टिक कर लें, और टिक कर लें 5 को। वैसे मैंने 3 चीजों पे नहीं 2 चीजों पे स्टार लगाया, 2100 पे और 87,200 पे। ओ एक चीज का तो स्टार भूल ही गया, हो सकता है अनक्रेडिटेड हो जाए तो फिर ये फिगर हिल जाएगी। कल फॉर्मूला लिखाया था, सब कुछ ही है, सब कुछ ही है। संडे पे खूब एंजॉय करेंगे, सवाल कर करके बार बार करेंगे। आप कहेंगे बस ये सवाल मैंने याद करना है, हालांकि याद नहीं करना। नंबर 6, कैश पेमेंट्स फॉर द ईयर। 1 मिनट में ये एंट्री करो। सैलरीज डेबिट 6500, सैलरीज डेबिट, और भाई कैश में तो नहीं ना अनप्रेजेंटेड हो सकते। हाँ, सैलरीज डेबिट, कैश क्रेडिट। नेक्स्ट, रिपेयर एंड मेंटेनेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, R&M। फिर जी ड्राइंग्स का नहीं पता, हाय अल्लाह, ये फिगर अगर क्वेश्चन मार्क आ जाए ना और कैश के लेजर में आ जाए तो एंड पे फिर यही निकलती है, बड़ा मसला होता है। चलो लिखो ता सही। ठीक है, डैश का मतलब होता है कुछ नहीं है। पॉइंट 6 भी टिक कर लें जी, 7 हो चुका है टिक। 8 आपके लिए कोई मसला ही नहीं है, मैं कहता हूं 30 सेकंड देता हूं, आप 30 सेकंड में इसके दोनों काम कर लेंगे। आई नो यू। 1 मिनट ले लें, चलें। पॉइंट नंबर 7 कर दें, 8 कर दें, सॉरी 7 कहता। 7 तो हो गया। आप कहोगे 1 मिनट बैठने के बाद बताते, चुप करके कहते सर हो गया 7, मैं देखता तो वो तो हुआ पड़ा। 8 जल्दी करें, पूरा मिनट कर लेंगे आप इंशाअल्लाह। एक मिनट तो होने वाला है, 10 सेकंड रहते हैं, जल्दी करें। टाइम्स अप। कितने बच्चों ने कर लिया इस एडजस्टमेंट को? 10-12 हैं, बाकी सब जो सोच रहे होंगे वो सही होगा इंशाल्लाह। अब इधर देखें, कहता है अ चेक ऑफ 300 इशूड ऑन 15 दिसंबर 17, हमारा साल है 15 दिसंबर 17। अमाउंट अगेंस्ट रेंट हैज नॉट येट बीन। ओए 31 दिसंबर 17 पे, ओए 31 दिसंबर 17 वाले 5000 इधर आओ ना जरा, खुशबू लगा के। क्यों इधर आओ, क्यों इधर आओ, क्यों इधर आओ? क्योंकि अनप्रेजेंटेड आ गया है। अब तुम वो नहीं हो जो हमें चाहिए, अब हम तुम्हें करेंगे एडजस्ट। तो अनप्रेजेंटेड 31 दिसंबर 17 पे कितना है? 300 एड ऑन है, ठीक है। ये तो होगी बैंक की साइड। ओके,
बैंक में से माइनस इस तरह से हो जाएगा ना, जब उलट चलेंगे तो ये 500 माइनस करके इधर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली हो गया ना। आर बुक्स विल शो बोथ प्रेजेंटेड एंड अनप्रेजेंटेड। आर बुक्स में बैंक भी आता है, क्रेडिटर भी आता है। क्रेडिटर ना सही, पॉइंट्स क्वेश्चन नंबर 6 में रिपेयर एक्सपेंस ही देखा था, याद आ रहा है? तो 2 सवालों की एडजस्टमेंट उसने एक सवाल के अंदर डाली थी यहाँ पे आके क्वेश्चन बैंक में। तो क्वेश्चन बैंक कहता है ना करके जाओ, तो उसमें से आता भी है। ठीक है, ओके। तो 300 अनप्रेजेंटेड, ओके ओके हो गया यहाँ पे। अब दूसरी बात, गड़बड़ किस में थी ये देखो, कहा था 2100 को लिख लो वहीं पे, 2100 जाके लिखो 2100 को यूं एनसर्कल करके लिखो। तुम तो सिर्फ प्रेजेंटेड हो, ओनली प्रेजेंटेड, ऐसे ही है। अब अगर हम वो 2100 यहां लिखे तो गलत है, हमारी किताबों में दोनों आने चाहिए। तो हम क्या करते थे, हमने फॉर्मूला क्या बनाया था, हमने कहा था पेमेंट अपीयरिंग इन बैंक स्टेटमेंट प्लस क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड माइनस ओपनिंग अनप्रेजेंटेड। ओपनिंग था कोई नहीं। अब आप क्या करेंगे, आप तो यूं काटेंगे और सही वाली फिगर नीचे ऊपर लिख लेंगे। ठीक है, मेरे पास ये इधर जगह नहीं बची इसलिए मैंने इसको मिटा कर लिख लिया। आपने काट के लिखना है प्लीज जी। 2400 ठीक हो गया। ये कितने बच्चों ने सही कर लिया था? आधे को हैं, बाकी क्या समझ नहीं आ रही थी? ये तो परसों से लगे हुए हैं। तारिक तुम्हें समझ नहीं आ रही थी पॉइंट? अच्छा, ये वैसे ही दीवार को ऐसे खड़े हो जाओ, कील पकड़ना है ऊपर, वो पाइप पकड़ना है, खड़े हो जाओ, पकड़ लो, ऊपर हाथ जाता है। टाइम नहीं है, फिर कल बात करते हैं तुम्हारे साथ, परसों। ओके, आगे कहता है वेयर एज चेक फ्रॉम, बैठ जाए वेयर एज चेक फ्रॉम डेटर्स डिपॉजिटेड ऑन 31 दिसंबर 17 अमाउंटिंग टू 3200 इज नॉट अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट। अनक्रेडिटेड भी था, 34 भी सही नहीं था। हमने कहा वो फॉर्मूला ही बस, सोचना तो नहीं है अब, फॉर्मूला ही बस। ठीक है, रिसीट अपीयरिंग इन बैंक, जाओ उसको भी अनसर्कल करके कहो तुम सिर्फ अनक्रेडिटेड हो, ओनली अनक्रेडिटेड, जबकि वी रिक्वायर क्रेडिटेड एज वेल एज अनक्रेडिटेड। तो एक तो दोनों तरफ सही करना पड़ेगा ना। एक तो यहां पे भी आके हमें अनक्रेडिटेड लिखने पड़े आज, कितने 3200, और ये क्या होना है, बैंक में एडजस्टमेंट हो गई। अब इस रिसीट की एडजस्टमेंट करो, प्लस करना है क्लोजिंग अनप्रेजेंटेड और माइनस करना है ओपनिंग अनप्रेजेंटेड। वो ओपनिंग, ओहो ये कितने थे, 260 थे। अच्छा जी, ये एडजस्टमेंट हो गई जी। अब इसको यूं काट दें, इसलिए इधर मैंने जगह छोड़ी थी, इसीलिए यूं काट के सही वाली फिगर लिखें। 44 ठीक है जी, डन। तो ये साल भी सही हो गया। बैलेंसिंग निकालो जरा, 70, ये 7900 कहां जाएगा बैलेंस शीट में? ओपनिंग नहीं है भाई, क्लोजिंग है। 7900 तुम सोल्यूशन खोल के बैठे हो ना। वर्किंग नंबर कौन सी है? वर्किंग 11, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला गया। ठीक है, सही है। नंबर 9 भाई, क्लियर है ना ये सबको? ये तो किया हुआ हमने काफी दफा। नंबर 9, क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली। अच्छा, मैं पहले बुलेट 2 पढ़ूंगा जी, बुलेट 1 बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, जो ये कॉन्टिन्यूटी में एक बात चल रही है अनप्रेजेंटेड अनक्रेडिटेड वाली, वही बस। ठीक है, बल्कि आप यूं करें, 30 सेकंड लें, नंबर 9 पॉइंट सारा पढ़ते हुए पहला बुलेट छोड़ के बस दूसरा बुलेट पढ़ें जरा जल्दी से, और मुझे बताएं इग्नोर करना है ना इसको, जल्दी से बताएं मुझे, इग्नोर करना है ना, पढ़ के बताएं जल्दी से। जी, इग्नोर करना है ना। सुने मैं बताता हूं ऐसे कैसे। क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली। अच्छा जी, तो ऊपर पेमेंट नजर आ रही है।
87,200। अच्छा ये पेमेंट्स है क्रेडिटर्स की, इसके साथ लिख तो लें वैसे ही, प्रेजेंटेड ओनली, ये तो पक्की बात है ना, बैंक स्टेटमेंट जो हुई। अच्छा चलो ठीक है, वो कहता है पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स इंक्लूड नंबर 2 बुलेट अ चेक ऑफ 1900 इशू टू अ सप्लायर इन दिसंबर, नो डिस्काउंट वाज अलाउड बाय सप्लायर ऑन दिस पेमेंट। तो ठीक है ना, 1900 की पेमेंट की, 1900 शामिल भी है, 1900 होना भी चाहिए था, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग इज ओके। नॉट ओके, डेट को गौर करो। जब ये जिस टाइम में पेपर आया था ना, तो पहली बार सवाल के ऊपर से गुजरते हुए फौरन ना, ऐसे जैसे पेपर आती मैं इंतजार बैठो तो बच्चे कहता हूँ मुझे जरा तस्वीर ही भेज देना किसी को भी। तो जब पहली बार मैंने भी देखा ना, तो इस 1900 को मैंने 31 दिसंबर 16 गौर नहीं किया, 17 ही समझा। मैंने कहा हो कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। दूसरी बार पढ़ा तो हमारा ईयर एंड 31 दिसंबर, और यहाँ पे 1900 के बारे में क्या लिखा है। अब जरा दोबारा से पढ़ो लाइन, क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक्स ओनली, पेमेंट्स मेड टू क्रेडिटर्स, वो कौन सी फिगर है, ये पेमेंट को अंडरलाइन करके लिखो ऊपर 87,200, ताकि मैं यूं पढ़ सकूं 87,200, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स को अंडरलाइन करके ना ऊपर लिखो 87,200। अब ये जुमला यूं बना, क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली, ऊपर 87,200 इंक्लूड्स 1900 इशू टू सप्लायर इन दिसंबर 16, इशू किया था हमने दिसंबर 16 में, और पेमेंट में नजर आ रहा है दिसंबर 17 वाली बैंक स्टेटमेंट में। तो ये क्या हुआ होगा, 16 में इशू किया था तो अनप्रेजेंटेड था, 1900 को अंडरलाइन करके लिखें ओपनिंग अनप्रेजेंटेड। गौर ही नहीं किया आप लोगों ने, आप हंसियां ना निकले तुम्हारी, ठीक है, पता लगा है, मजे का था ना सवाल। ऐसे सारी भूख ही मार गई होगी आज तो, ऐसा जबरदस्त भूख को मिटाने वाला सवाल था जी। 1900 क्या है भाई, भाई क्लियर हुआ, ओपनिंग अनप्रेजेंटेड है, ओके। किससे रिलेटेड है, कहता था ना मैं, सब्र कर जो। एक तो इधर भी आना पड़ा, और कहा चल भाई 9800, अब तू आ जा, वो ही कुछ वो लगा के हैं, क्यों आ जा भाई, क्यों आ जा भाई, क्योंकि पिछले साल के एंड पे एक अनप्रेजेंटेड था, ठीक है, कितना 1900, ठीक है, तो इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगली बात, वो शामिल हुआ पड़ा है 30, कहां गया, 87,200 में शामिल हुआ पड़ा है, पड़ा रहने दे, पड़ा रहने दिया तो वो इधर डेबिट हो रहा है, जबकि वो इस साल का है ही नहीं। तो फॉर्मूला याद रखो ना, इतना क्यों सोचते हो, एक फॉर्मूला याद करवाया हुआ है, पेमेंट उठाओ, प्लस करो क्लोजिंग, वो है कोई नहीं 0, माइनस करो ओपनिंग 1900, ठीक है। अब यहां पे मेरे को ऊपर जगह नहीं है, भूल गया था, तो इसको काट के सही वाली फिगर लिख दो, 85,300। कैसा रहा, मजा आया। अब ये एक एडजस्टमेंट है, इससे भी ज्यादा मजे की। वो पहली बुलेट जो छोड़ दी थी, ये जल्दी से नोट कर लें, समझ में आता है तो ओके। ओके जी, नंबर 9 दोबारा पढ़ रहा हूं, पहले बुलेट के लिए पढ़ूं। क्रेडिटर्स आर पेड थ्रू चेक ओनली, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर इंक्लूड 48,000, वो मैंने पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स नहीं कहना, मैंने यूं कहना है 85,300, सॉरी 87,200 इंक्लूड्स 48,000 आफ्टर अवेलिंग डिस्काउंट ऑफ 4%। इधर देखें एक छोटी सी एग्जांपल क्या, इसी को बना लें। ग्रॉस पेएबल 100% था, ये बना हुआ सब कुछ, डिस्काउंट कितना अलाउ हुआ, तो नेट में कितना पे किया होगा 90। अब देखो डिस्काउंट हम अलाउ करें किसी को, डिस्काउंट अलाउड, तो वो हमें नेट पैसे देता है। अगर हमें कोई डिस्काउंट अलाउ करे तो हम भी डिस्काउंट काट के उसे नेट पेमेंट करते हैं, बात समझिएगा। अब ये जो बैंक स्टेटमेंट में 87,200 नजर आ रहा है, इसमें 48,000 शामिल है, तो बैंक में तो हमेशा नेट अमाउंट ही जाती है ना, बोलो। अगर बैंक में वो नजर आ रहा है 48,000,
तो पक्की बात है कि वो क्या है, वो पेमेंट है जो हमने की। फिर उसने तसल्ली देने के लिए ये बताया भी सही आपको क्या कि ₹48,000 क्या है आफ्टर अवेलिंग, ये नेट अमाउंट गिवन है, ठीक है। अब आप इससे डिस्काउंट की फिगर निकालें चाहे 100 निकालें, उसकी वजह यह है बैंक से तो 48,000 निकल गया, पर मसला यह है क्रेडिटर्स में से सिर्फ 48,000 नहीं निकालना, गलत होगा। क्यों? 48,000 तो शामिल भी है, उसको मत निकालो। मसला क्या है, बैंक की पेमेंट तो क्रेडिटर को डेबिट तो हमने ग्रॉस से कर दिया, ये नेट से कर दिया, पर मसला क्या है, क्रेडिटर को डेबिट किससे करना है, ग्रॉस से। ये डिस्काउंट की एंट्री रिवाइज करवाई थी आपको कुछ ही दिन पहले, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड हमने डेटर क्रेडिटर को ग्रॉस से करना है, बैंक में नेट पेमेंट आती है, डिफरेंस क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस, ठीक है। तो हमें कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ उसकी वर्किंग करनी पड़ी थी। यहां से हमने कहा था 48,000, ये 96 है, इसका 4 कितना होगा, नहीं तो यहां से आ जाओ 48,000 96 है, 100 कितना होगा, जो मर्जी पहले कैलकुलेट कर लो, आसान क्या है, ये डिस्काउंट ही करो ना। हमें लड़ाई डिस्काउंट से हमारी, ये तो हो गया, इतने से तो डेबिट हो चुका है, गड़बड़ क्या है, इस फिगर से डेबिट अभी नहीं हुआ। तो सादा बात करूं ना तो इसके अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की एंट्री करना बाकी थी, बस यूं कह ले, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम की एंट्री क्या होती है, क्रेडिटर डेबिट डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम क्रेडिट। इधर देखो वर्किंग यहीं पे शो कर देते हैं, 48,000 ये नेट है 96, हमें चाहिए 4 कितना 2,000। बात समझ आई? 87 में 96 पड़ा है, बोलो 4 नहीं पड़ा था ना, क्रेडिटर ने डेबिट तो ग्रॉस से होना है, उसको ना निकालो, निकाल के टोटल फिगर डालो, नहीं बस ठीक है, वो पढ़ रहने दो, वो पढ़ा रहने दो, ओके। एंट्री बन गई ये क्रेडिटर डेबिट, ये सबसे मजे की एडजस्टमेंट 2,000। अच्छा आप सुने, सवाल पूरा कीजिएगा, एडजस्टमेंट 10 सिर्फ पढ़ रहा हूं। डिलीवरी ट्रक 1 मार्च 17 को परचेज हुआ है, सब सुन लो, अहम बात है। सवाल खत्म कर रहा हूं, आपने खुद करना है, जाहिर है मंडे को जो मसले मसाइल हैं टाइम लगेगा इस पे, 15-20 मिनट हो सकता है लग जाए हमारे मजीद। सुने, द डिलीवरी ट्रक वॉज परचेज ऑन 1 मार्च 17। एडजस्टमेंट पढ़े ना। अब ये डेट क्यों दे रहा है, डेप्रिसिएशन पर्पस के लिए दे रहा होगा, ठीक है। अच्छा कहता है प्रायर टू यूज ट्रक वॉज रिपेयर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 260 एंड द रिपेयर वर्क वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 मार्च 17। भाई तो फिर इस्तेमाल के काबिल किस दिन हो रहा है? एक तो ये बात याद रखो कि ये रिपेयर को रिपेयर एक्सपेंस ना कहना, पहली बार एसेट खरीदा है, ट्रक खरीदा है और वो यूज करने से पहले रिपेयर करा रहा है, मतलब हमारे लिए तो काबिल इस्तेमाल हालत में वो आ रहा है ना, सेकंड हैंड तो है वो, उनके लिए पुराना था, हमारे लिए तो नया ही है, ठीक है ना। तो ये 260 एक तो कॉस्ट में ऐड होना है, दूसरा 1 मार्च से ट्रक को डेप्रिशिएट नहीं करना, 1 अप्रैल से करना, ठीक हो गया, 9 महीने करना, बात समझे हो। तीसरी गड़बड़ क्या है, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये 260 है ना, ये 260 उसने गलती से रिपेयर मेंटेनेंस में शामिल कर दिया हुआ है, यानी इसकी एंट्री क्या हुई पड़ी है, एंट्री हम गलती से कर गए, आप यूं कह सकते हैं आज हम गलती से एंट्री कर गए हैं, ये 500 में या 250 में कहीं पे 260 पड़ा है, हम एंट्री कर गए हैं रिपेयर डेबिट बैंक क्रेडिट, हालांकि होनी चाहिए थी एंट्री ट्रक डेबिट बैंक क्रेडिट, तो ट्रक को डेबिट कर लेंगे, ट्रक को डेबिट 260 से ट्रक को डेबिट कर लेंगे, जो गलत डेबिट हुआ पड़ा है उसको क्रेडिट कर देंगे। हम गलती में कर गए ना, अगर 250 को पहले ही सही कर लेते तो कोई मसला नहीं था, नहीं किया तो चलो आप ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये वहां से आया है, लेकिन इधर 1 मार्च लिखा हुआ है, 31 मार्च, इसको इकट्ठा रखना, ये टोटल कितना बना, ये 2560 को 31 मार्च यानी 1 अप्रैल से एमोर्टाइज कर डेप्रिशिएट करना, ओके, ठीक है ना। अच्छा अब मेरी बात सुनो जरा गौर से, बड़े ध्यान से, बड़ी तवज्जो से, मुझे पहले निकलने देना क्लास से,
खबरदार कोई और पहले उठा तो ठीक है। ये सवाल पूरा करना है, सिर्फ यही नया सवाल है। बाकी वो वाली लिस्ट जो मैंने आपको बना के दी थी उसमें कुछ रह ना जाए। आपके सिर्फ क्वेश्चंस हों मंडे को, एक दो पॉइंट जो रहते हैं जो समझ नहीं आ रहे, ठीक है। जिंदगी रही तो मंडे को मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।